हेलो स्टूडेंट्स, एएस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने है क्लास 11th का फिजिक्स का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जिसका सेट 1 हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है। इस मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यदि आप इनको तैयार करते हैं तो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। जो फिज़िक्स है वो आपका फर्स्ट पेपर है, उसके बाद आपका जो भी पेपर होगा तो उसके हिसाब से मैं आपको 1 बाय 1 मॉडल सेट पेपर जो है वो प्रोवाइड कराती रहूँगी और साथ में उनके आंसर भी बताऊँगी। तो हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प का चुनाव यहाँ पे करना है। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से मूल मात्रक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा लीटर। उसके बाद वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घेरा गया जो क्षेत्रफल है वो क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे विस्थापन, बट विस्थापन आपका ऑप्शन में नहीं दिया है। यदि विस्थापन ना आए तो आप दूरी लिख दीजिए, बट जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे विस्थापन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अभिकेंद्र त्वरण सदैव होता है, तो आंसर है केंद्र की ओर। फिर है प्रश्न क्रमांक 5, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। फिर है रॉकेट नोदन आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण पर, क्योंकि जो रॉकेट नोदन है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है और जो तीसरा नियम है वो है संवेग संरक्षण का नियम। फिर है निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो सही आंसर है वॉट, क्योंकि वॉट जो है वो काय का मात्रक है? शक्ति का। बाकी के ये जो 3 मात्रक है वो ऊर्जा के मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सही विकल्पों को कंप्लीट किया, साथ में समझ भी लिया कि यहाँ पे क्या कारण है कि आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद फिर हम आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हम देखेंगे जो पहला है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो पहले का आंसर हो जाएगा कार्य करने की जो दर है वो कहलाती है शक्ति। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड वाला क्वेश्चन है, किसी बंद परिपथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 0। ऐसा पद्धति में बल का मात्रक, तो बल का मात्रक क्या है ऐसा पद्धति में? तीसरे नंबर का जो खाली स्थान है वो हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, इसको आप कैसे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एन से। उसके बाद फिर है प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होती है? तो चौथे का है प्रतिक्रिया। ठीक है, इसका चौथे वाले खाली स्थान का उत्तर हो जाएगा प्रतिक्रिया। उसके बाद 5वें में कोणीय वेग का मात्रक होता है, तो 5वें का जो आंसर है इसको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ये थोड़ा सा अलग है। रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद 6वां है वेग प्रवणता का विमीय सूत्र, तो जो 6वां है उसका हो जाएगा t के ऊपर -1। ठीक है, फिर है कार्य एक खाली स्थान राशि है, तो इसका जो 7वां है उसका आंसर हो जाएगा अदिश। ठीक है, कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने सारे जो खाली स्थान थे वो आपके कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में हम देखेंगे, पहला है 1 प्रकाश वर्ष, तो ये हो जाता है 9.46 गुणित 1015। फिर उसके बाद कार्य, तो कार्य का हो जाएगा यहाँ पे सही जो है आंसर, इसका मात्रक होता है जूल। ठीक है, फिर है शक्ति, तो शक्ति का मात्रक क्या होगा? वाट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद कार्य करने की दर, तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। ठीक है, उसके बाद जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण का यहाँ पे जो मात्रक है वो है kgm
स्क्वायर, ठीक है। फिर प्रतिबल, तो प्रतिबल क्या है? प्रतिबल एक अदिश राशि है, ठीक है। फिर उसके बाद मेयर संबंध, मेयर संबंध है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो ये हो गई आपकी सही जोड़ी। अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, मूल राशियां किसे कहते हैं? फिर हम देखेंगे कि वे राशियां होती हैं जिनका मान किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करता। मूल राशियां वे हैं जिनका मान किसी और राशि पर निर्भर नहीं करता। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, एम्पियर तथा न्यूटन में से कौन सा मूल मात्रक है? तो इसका आंसर है कि जो एम्पियर है वो विद्युत धारा का मूल मात्रक है, ठीक है। यही पूछा था कि कौन सा है न्यूटन और एम्पियर में से, तो एम्पियर विद्युत धारा का मूल मात्रक है, जबकि न्यूटन है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। फिर 3rd नंबर का क्वेश्चन है, नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो इसका उत्तर है 0। फिर है, शून्य सदिश किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, वह सदिश होता है जिसका परिमाण 0 होता है और इसकी कोई दिशा नहीं होती। अगला प्रश्न है, प्रक्षेप्य किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, पिंड द्वारा तय की गए वक्र पथ को प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है और फेंका गया जो पिंड है उसको प्रक्षेप्य कहते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे कार्य का एसआई मात्रक। तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, ठीक है। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? कैपिटल J से। फिर है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा E इज इक्वल टू MC का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका एक वाक्य में उत्तर खत्म होते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के बाद यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 है, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तो ये यहाँ उपयोगी होता है जहाँ पे किसी भी तरीके की भौतिक राशियाँ किसी घटना के परिणाम के लिए जिम्मेदार हों। अक्सर जो भौतिक विज्ञान के ज्ञाता हैं या भौतिकविद हैं, वे इसका उपयोग किसी भी समीकरण की जो वैधता है उसकी जांच करने के लिए करते रहते हैं। दूसरी तरफ इसका उपयोग जो कठिन या जटिल भौतिक स्थितियां हैं उनसे संबंधित चरों को आपस में समीकरण के द्वारा जोड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर 2 है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। सीमाएं का अर्थ होता है उसकी कुछ कमी अल्पताएं। तो यदि किसी भौतिक राशि में सिर्फ विमा दी गई हो तो विमा सूत्र के आधार पर हम उसके बारे में नहीं बता सकते। एक कमी ये है क्योंकि कई भौतिक राशियों की विमा कैसी होती है? समान होती है। आपने देखा होगा कि जो विमीय सूत्र है जब आप वो निकालते हैं तो कई भौतिक राशियों की उस दौरान जो विमा है वो समान है। तो ये एक बड़ी इसकी कमी है, जैसे कि कार्य और ऊर्जा की विमा समान होती है। यहाँ पे एक उदाहरण भी दे दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, कार्य व विकृति का विमीय सूत्र तथा मात्रक लिखिए। कार्य का विमीय सूत्र होगा ML² T के ऊपर -2। कैसे लिखेंगे आप इसको? ML² T के ऊपर -2। कार्य का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? जूल है, ठीक है। उसको कैपिटल J से प्रदर्शित किया जाता है। विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता। यह एक मात्रकहीन राशि है और इसकी कोई भी विमा भी नहीं होती। यह विमाहीन राशि है, इसको आप अलग से ध्यान में रखें। उसके बाद प्रश्न क्रमांक इसका जो अथवा है 6वें का वो है, ऐसा ही पद्धति की सभी मूल राशि एवं इनके मात्रक लिखो। वैसे ये कम आता है लेकिन फिर भी इससे आपका कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। जैसे लंबाई का मीटर है मात्रक का नाम, m इसका जो चिन्ह है वो है। द्रव्यमान किलोग्राम kg, समय सेकंड s, ये बात ध्यान रखिए। तापक्रम केल्विन कैपिटल K, विद्युत धारा एम्पियर कैपिटल A, ज्योति तीव्रता कैंडेला CD, पदार्थ की मात्रा मोल MOL। फिर उसके बाद समतल कोण का है रेडियन RAD और घन कोण का स्टेरेडियन SR, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। एक वस्तु का आपेक्षिक वेग जो होता है वो
एक वस्तु की आपेक्षिक स्थिति में दूसरी वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन की दर को दूसरी वस्तु के सापेक्ष पहली वस्तु का आपेक्षिक वेग कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब कोई भी एक वस्तु है उसकी आपेक्षिक स्थिति में, ठीक है, किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन की दर को दूसरी वस्तु के सापेक्ष पहली वस्तु का आपेक्षिक वेग कहते हैं। ठीक है ना, इस वस्तु के सापेक्ष इसकी जो भी इस स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसको इसके सापेक्ष दूसरी वस्तु के सापेक्ष पहली वस्तु का आपेक्षिक वेग कहेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक समान तथा परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। यदि कण की गति के दौरान त्वरण का परिमाण और दिशा नियत रहे, नियत यानी होता है स्थिर, तो कण का त्वरण एक समान त्वरण तथा इसकी गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। क्यों? क्योंकि परिमाण भी एक नियत है और साथ में दिशा भी नियत है। यदि गति के दौरान कण के त्वरण का परिमाण अथवा दिशा दोनों परिवर्तित यानी बदलते रहें तो इसका जो त्वरण है वो परिवर्ती त्वरण कहलाएगा। बहुत ही सरल और स्पष्ट है, नाम से ही आप इसका परिभाषा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद फिर है यहाँ सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम को लिखिए। इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों के परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित किया जाए तब इन सदिशों का परिणामी परिमाण व दिशा के विपरीत क्रम में ली गई भुजा को तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित किया जाएगा। इसे सदिशों का योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। मतलब यदि यहाँ पे एक ही दिशा में दो भुजाएं तो तीसरा ये इसके विपरीत हो जाएगा, परिणामी सदिश। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम कौड़ी वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। घूर्णन कर रही वस्तु, घूर्णन यानी जो कि अपनी धुरी पे घूम रही है। कौड़ी विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कौड़ी विस्थापन कहते हैं, कौड़ी वेग कहते हैं। कौड़ी विस्थापन के साथ समय में भी परिवर्तन हो रहा है तो वो कौड़ी वेग कहलाएगा। यहाँ स्मॉल n बराबर 1/T आवृत्ति है। इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड है। यह एक अक्षीय सदिश है जिसकी दिशा घूर्णन तल के लंबवत होती है। इसकी दिशा दाएं हाथ के पैच के नियम से दी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको बताया भी गया है कि माना कि कोई कण डेल्टा टी सूक्ष्म समय अंतराल में कौड़ी विस्थापन डेल्टा थीटा है, तब कण का कौड़ीय वेग यहाँ पे हो जाएगा θ/t। ठीक है, उसके बाद इसको ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड और जो विमा है वो है m0L0t-1। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। तो ये देखिए, पहले तो आप ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे वृत्त बनाएंगे, चाप है, ये रेडियस है ना त्रिज्या। किसी वस्तु या कण के द्वारा वृत्ताकार पथ पर की जाने वाली गति, ये जो गति है इस वृत्ताकार पथ पे हो रही है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। आवर्तकाल क्या होता है, जैसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। वृत्तीय गति करती हुई वस्तु द्वारा, है ना, यहाँ पे लिखा गया है वृत्ताकार पथ में गति करती हुई वस्तु के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। मतलब ये जो एक वस्तु है ये एक चक्कर में कितना समय लगा रही है उसको क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहेंगे। इसका जो मात्रक है वो सेकंड है। फिर आवृत्ति क्या होता है? वृत्तीय गति करती हुई वस्तु द्वारा एक सेकंड में पूरी की जाने वाली चक्रों की संख्या। मान के चलिए एक सेकंड में यदि 10 चक्कर लगा रहा है तो 10 ये आवृत्ति हो जाएगी। तो 1/, आवर्तकाल मतलब 1/, सेकंड। तो इसका जो क्या हो जाएगा, सेकंड के ऊपर -1 हो निकलेगा या फिर हर्ट्ज। ठीक है, HZ। ठीक है ना, यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब उसके बाद प्रश्न क्या है, जड़त्व से आप क्या समझते हैं? और नीचे प्रश्न दिया गया है जड़त्व कितने प्रकार का होता है। तो इन दोनों प्रश्नों को हम एक ही प्रश्न के अंदर समझ लेते हैं। देखिए, जड़त्व जो होता है वो किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को नहीं खुद से बदल सकती।
वस्तु की जो प्रवृत्ति है उसी अवस्था में बने रहने की होती है। मतलब कि जड़त गुण है जिसकी वजह से वस्तु खुद से अपनी स्थिति को नहीं बदल सकती, चाहे वो विराम अवस्था में हो या गति की अवस्था में हो। पहला है विराम का जड़त्व। प्रकार की बात करें तो जब यह किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था में बने रहना चाहती है। दूसरा है गति का जड़त्व, जिसमें वस्तु अपनी गति अवस्था में बने रहना चाहती है अथवा वेग परिवर्तन का विरोध करती है। कुल मिला के यदि गति है तो गति की ही अवस्था में उसको वह प्रकार से चलने देना, स्थिर ना होने देना, ये गति का जड़त्व हो गया। और विराम अवस्था क्या कहलाएगा कि जिसमें वो विराम अवस्था में ही बनी रहे। उसके बाद है यहाँ पे संवेग की परिभाषा लिखिए। यहाँ पे विराम अवस्था का जड़त्व और साथ में गति का जड़त्व, इन दोनों को आप चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे विराम अवस्था का जड़त्व इस ओर फोर्स लगा रहा है कि जिससे ये वस्तु आगे ना बढ़ पाए, और गति वाला जो फोर्स है वो आगे की दिशा में है कि वस्तु आगे बढ़ती रहे, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे संवेग। तो संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसका एक परिमाण होता है और एक दिशा भी होती है, ठीक है। क्योंकि दिशा है इसलिए सदिश है और साथ में इसका परिमाण भी है। एक संबंधित राशि कोणीय संवेग है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय में कुल संवेग स्थिर रहता है। देखिए आप पहले सिर्फ इतना लिखिए, ठीक है। उसके बाद काम का ये है, उसके बाद फिर ये चीज़ आपको लिखना है जो मेन इम्पॉर्टेंट है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो इसका SI मात्रक है वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये यूनिट याद कर लेना है और साथ में ये बताना है कि वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, मतलब m/v, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। आवेग क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए। तो यहाँ पे आंसर है बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। यहाँ पे सूत्र देखेंगे बल गुणित समय अंतराल, तो F में यहाँ पे होगा x इंटू डेल्टा t, ठीक है। तो यहाँ पे यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक है न्यूटन इंटू सेकेंड। उसके बाद है 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 1 न्यूटन बल वह है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर कार्य करने पर उसमें 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो वो कहलाता है 1 न्यूटन बल, ठीक है। उस लास्ट वाले पार्ट नंबर 2 में हमने 10th तक कवर किया था, सॉरी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है घर्षण से होने वाले लाभ और हानि बताइए, और नीचे जो इसके अथवा में दिया गया है वो है गतिक घर्षण के प्रकार बताइए। तो दोनों ही क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि कैसे आपको उत्तर इनका लिखना है। तो यहाँ आपको लाभ दिए गए हैं, तो जो 4 लाभ हैं आप वो पढ़ लीजिए, किसके ही कारण हम चल सकते हैं। साथ में जो है यहाँ पे इसी के कारण कील पैंच आदि को लकड़ी पे ठोक सकते हैं, इस घर्षण के कारण हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हानियाँ हैं, कलपुर्जे जो है वो घिस जाते हैं, ऊर्जा की हानि होती है, खुरदुरे मार्ग में अधिक बल की आवश्यकता होती है, और जो स्पर्शक तल हैं वो घिस जाते हैं। उसके बाद हम यदि गतिज घर्षण की प्रकार की बात करें तो यहाँ पे 4 प्रकार माने गए। इसमें स्थैतिक घर्षण, फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण और साथ में द्रव घर्षण। फिर उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमने अभी कंप्लीट किया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पे 3 अंतर दिए हुए हैं, बाकी आप इनमें से और भी एक बढ़ा के 4 कर लीजिए याद। पहला है मूल राशियों के जो मात्रक हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं, जैसे उदाहरण में लंबाई और समय, तो इसको ही आप सेकंड एक अंतर कर लीजिए। तो ऐसे करके टोटल यहाँ 4 ही दिए हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक हो गए, जैसे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपको एग्जाम्पल दे देना है। फिर वे मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और ये वाले जो मात्रक है वो एक मूल मात्रकों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या सीमित नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे है शक्ति की परिभाषा एवं इसमें बीमीय सूत्र, और आपको इसका मात्रक भी लिखना है।
तो यहाँ पे देखिए किसी मशीन द्वारा या कर्ता द्वारा कार्य करने की जो दर है उसको शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, W/T यानी वर्क बटे समय, फिर जूल पर सेकेंड, उसके बाद इसे वॉट जो है वो इसका SI मात्रक है। ठीक है, यहाँ पे ये बता दीजिए कि W क्या प्रदर्शित करता है और T क्या। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पे। कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए किसी बल के द्वारा किया गया कार्य जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे समीकरण के द्वारा इसको निकाल लेना है। यहाँ पे डायग्राम भी आप बना देंगे। फिर उसके बाद आगे हम यहाँ पे फिर गति के नियम से जब आप सारी चीज़ों को हल करके यहाँ पे लिखेंगे तो लास्ट में आपका वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी W=m 1/2 v2 - ठीक है, फिर इसी को आपको m को अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है और आपका ये जो है ये इसका व्यंजक आ जाएगा। इसका एक एक स्टेप मैं इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि यदि मैं समझाऊंगी तो आपका हर एक प्रमेय से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये प्रॉपरली हम त्रैमासिक के बाद क्लासेस लेके फिर उसके बाद प्रिपेयर करेंगे। अभी एग्ज़ाम पास में है तो जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर की और क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रही हूँ, यही मेरी सबसे पहली कोशिश है। फिर उसके बाद है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखिए कि नाभिकीय विखंडन के दौरान जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान के रूप में, द्रव्यमान का जो रूपांतरण है वो ऊर्जा में हो जाता है और यहाँ पे द्रव्यमान की हानि हो जाती है। इसी को यहाँ इस उत्तर में समझाया गया है कि द्रव्यमान की कुछ हानि हो जाती है जो ऊर्जा में बदल जाता है और इसको सूत्र के आधार पे E = यहाँ पे ΔMc का स्क्वायर है और ये जो ΔM है वो द्रव्यमान की हानि है और C जो है वो प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो यही, और यहाँ पे कुछ बातें भी हैं जो आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं जो नाभिकीय विखंडन से जुड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है। उसी के अथवा में है इसका अपोजिट, अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए क्योंकि इसकी आंसर की मैंने आपकी जो डिमांड है उस पर ही बनाई है। बाकी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसकी आंसर की बना पाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर की भी प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो यहाँ पे प्रत्यास्थ संघट्ट वे संघट्ट होते हैं जिनमें रेखीय संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है। दो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं कि ये रेखीय संवेग संरक्षित रहता है इसमें और निकाय की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रत्यास्थ संघट्ट के आपको यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे डायग्राम मिल जाएगा। उदाहरण में कांच की गोलियों का संघट्ट, हाथी दांत की गोलियों का संघट्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे अप्रत्यास्थ संघट्ट का यहाँ पे जो परिभाषा है कि ये वे संघट्ट होते हैं जिनमें रेखीय संवेग संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। दो वाहनों का जो संघट्ट है वो किसी गेंद का स्पर्श से संघट्ट आदि अप्रत्यास्थ संघट्ट के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये दोनों की यहाँ पे परिभाषा आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद इसके बारे में आपको 2-3 बिंदु भी यहाँ देखने को मिलेंगे तो वो आप आराम से अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लीजिए। फिर ये प्रश्न क्रमांक 16 प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। ये रही इसकी परिभाषा कि वह ऊर्जा जो किसी वस्तु के आकार में विरूपण के कारण उत्पन्न होती है और साथ में जिसकी वजह से वस्तु विकृत हो सकती है, फिर अपने मूल आकार में वापस इसको लाया जा सकता है और उसमें जो भी वस्तु इस प्रकार से व्यवहार करती है उसमें प्रत्यास्थ ऊर्जा, जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है वो हो सकती है, जैसे कि रबर बैंड, स्पंज, बंजी कार्ड और कई अन्य। तो यहाँ देखिए रबर का चित्र बना हुआ है और भी इसके बारे में कुछ और जानकारी दी गई, तो इसे आप पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद है संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ये 3 अंतर दिए गए हैं कि जो संरक्षी बल है वो कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने का कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, लेकिन इसमें वह बल है जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। इस बल के अंतर्गत जो है वो गतिशील कण में गतिज ऊर्जा
जो रहती है गतिशील कण की उसमें परिवर्तन नहीं होता, जबकि इसमें परिवर्तन होता है। उदाहरण क्या है? गुरुत्वीय बल और इसका है घर्षण बल। फिर है प्रश्न क्रमांक 17। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए आपको गति के समीकरण प्राप्त करना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस मैं 2-3 क्वेश्चन आपको भी करने के लिए दूंगी, जिससे कि ये पता चले कि आपने अभी 3 महीने में कितनी पढ़ाई की है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण आपको ज्ञात करना है। तो ये देखिए यहाँ पे वृत्तीय गति मैंने पहले एक क्वेश्चन में बता दिया था, ये उसी का ही आंसर है, लेकिन मैं एक बार और बता दे रही हूँ कि किसी वस्तु या कण के द्वारा वृत्ताकार पथ पर की जाने वाली जो गति है वो वृत्तीय गति कहलाती है। ये यहाँ पे आप एक डायग्राम बना दीजिए और यहाँ पे अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ व्यंजक सॉल्व किया गया है कि जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो कण की गति में केंद्र की ओर एक त्वरण होता है, इसे ही अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये है अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए व्यंजक। यहाँ पे आपको एक चित्र बना देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे त्रिभुज ABC में चाप बटे त्रिज्या निकाल के यहाँ पे थीटा का मान निकालना। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे कि फिर से दोबारा कोणीय वेग के सूत्र से ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। उसके बाद फिर यहाँ पे पक्षांतर करके समीकरण नंबर 2 दे दिया जाएगा और उसके पहले यहाँ पे समीकरण नंबर जो 1 इन्होंने दिया है वो दिया है यहाँ पे इस वाले समीकरण को। ठीक है, उसके बाद फिर समीकरण 1 और 2 पे मान रख के ये वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद आगे इन्होंने हल किया है और बताया है कि वेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो त्वरण के बराबर होती है। फिर समीकरण 3 से ये जो चौथा समीकरण बना दिया है। फिर v बराबर ओमेगा आर। समीकरण 4 से आ जाएगा a बराबर ओमेगा इंटू ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर। फिर उसके बाद यहाँ पे समीकरण 4 से a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। फिर उसके बाद नीचे आके लास्ट में जब सारे मान देखेंगे तो a बराबर v का स्क्वायर अपॉन आर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6 और ये ही होगा आपका अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र। फिर और आपको आगे सॉल्व करके यहाँ पे निकालना है कि 2 पाई v इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, फिर 5 से यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। a बराबर 4 पाई स्क्वायर v स्क्वायर आर, ये 7th नंबर का आपका समीकरण हो जाएगा। 4, 3, 6 और 7 से अभिकेंद्रीय त्वरण को ये प्रदर्शित करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 18। सिद्ध कीजिए कि एक समान वृत्तीय गति में पिंड का आवर्तकाल उसकी आवृत्ति के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यहाँ पे आप आवर्तकाल की परिभाषा देख लें। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ आवृत्ति की भी परिभाषा दी गई है। फिर संबंध यहाँ दिया गया है कि यदि एक समान वृत्तीय गति करती वस्तु की आवृत्ति n है और आवर्तकाल t है तो t सेकंड में दोलनों की संख्या 1 सेकंड में दोलनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1/t। तो यहाँ पे आवृत्ति जो हो जाएगी बराबर 1 आवर्तकाल। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं? व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर ये इसका डायग्राम है और यहाँ पे व्यंजक आपको निकालना किस तरीके से है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये रहा इसका व्यंजक। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ कुछ सूत्रों के माध्यम से इसको हल करना है और उसके बाद यहाँ पे एट लास्ट इसको यहाँ पे अभिकेंद्रीय त्वरण के व्यंजक के रूप में आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या की वृत्तीय गति में रेखीय वेग वस्तु के कोणीय वेग के बराबर होता है।
तो ये देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे कि एक समान चाल से आर त्रिज्या की वृत्ति मार्ग में परिधि पर डेल्टा टी समय में डेल्टा आर विस्थापन तय करता है कोई भी कण, तो मार्ग पर केंद्र पर डेल्टा थीटा कोण अंतरित ये करता है। फिर इसके हिसाब से जो लिखा हुआ है थ्योरी में वो डायग्राम बना लेंगे सूत्र से यहाँ मान लिख के। यहाँ पे आपको आर बराबर 1, वी बराबर डब्लू अतः रेखी वेग कोणीय वेग के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे आर का मान 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, वी बराबर डब्लू। तो ये पूरा आपको व्यंजक यहाँ पे लिख लेना है और हल कर देना है इसे। अब है लास्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या में वृत्तीय गति में रेखीय त्वरण वस्तु के कोणीय त्वरण के बराबर होता है। तो मैंने आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन होमवर्क दिया है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी हम ऊपर में रख लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपका जो भौतिक विज्ञान का अभ्यास प्रश्न पत्र का सेट नंबर 1 था वो पूरा 3rd पार्ट के साथ यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है, या तो मैं उनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डालूंगी या फिर नेक्स्ट किसी मॉडल पेपर की मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।